गुड मॉर्निंग बच्चों। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित रावत है और मैं आपको कक्षा 11वीं का फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर समतल में गति। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें समझना होगा गति क्या होती है। गति यानी मोशन। मोशन क्या होती है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति की अवस्था में है। सपोज कोई वस्तु, या हम ले सकते हैं, माना कोई गाड़ी है, वो अभी स्थिर अवस्था में है और जब वो चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब जब वो चलेगी तो वो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगी। तो हम कह सकते हैं कि वो जो वस्तु है वो गति की अवस्था में है। इसके बाद हमें जानना होगा, इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो गति होती है वो हमने पढ़ा एक विमीय गति। एक विमीय गति को हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सरल रेखीय गति। अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा के अनुदिश गति करती है तो इस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे माना कोई सीधी रोड है और इस रोड में कोई गाड़ी चल रही है सीधी रोड के अनुदिश, तो हम कहेंगे कि इस गाड़ी की जो गति है वो सरल रेखीय गति है। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार की गति होती है द्विविमीय गति। इस द्विविमीय गति को हम, इसका दूसरा नाम है समतल में गति। यानी अगर कोई समतल है, माना इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि माना ये स्मार्ट बोर्ड है, ये एक समतल है और इस समतल में कोई वस्तु गति कर रही है, माना वो गति कर रही है, तो उस गति को हम कहेंगे द्विविमीय गति या फिर समतल में गति। इसके अन्य उदाहरण होंगे, जैसे माना सूर्य है, सन, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक समतल में गति कर रही है, एक प्लेन में गति कर रही है। तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं द्विविमीय गति अथवा समतल में गति। इसके बाद इसके और उदाहरण हैं। माना इसका एक और उदाहरण है जिसको हम आगे पढ़ेंगे और वो है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति भी समतल में गति का उदाहरण है। ये आगे आएगा, प्रक्षेप्य गति हमें आगे पढ़ना है। प्रक्षेप्य गति के अंतर्गत क्या होगा, कोई वस्तु वक्राकार मार्ग में गति करेगी। जब किसी वस्तु को हम क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए फेंकेंगे तो वस्तु जिस वक्राकार मार्ग में गति करेगी उस गति को हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति, और ये भी समतल में गति का एक उदाहरण है। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा, इसमें अदिश और सदिश राशियां। सबसे पहले अदिश राशियां क्या होती हैं, तो अदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशियों को अगर व्यक्त करना है तो केवल परिमाण होना चाहिए। इनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशियों को हम कहेंगे अदिश राशियां। अदिश राशियों के उदाहरण क्या क्या होंगे, तो सबसे पहला उदाहरण हो गया दूरी, दूसरा उदाहरण हो गया चाल, तीसरा उदाहरण हो गया कार्य। इसके बाद
ऊर्जा आदि। ये सारी राशियां, ये सभी भौतिक राशियां कैसी हैं? अदिश राशियां हैं। अदिश यानी स्केलर क्वांटिटीज। अदिश क्यों है? क्योंकि इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दूसरा आता है सदिश राशियां। देखिए सदिश राशियां जो होती हैं, सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। यानी अगर सदिश राशियों को हमें व्यक्त करना है तो इसके लिए परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। इसके जो उदाहरण होंगे, इसके उदाहरण होंगे वेग, इससे पहले वेग और विस्थापन, त्वरण, बल आदि। देखिए सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण से समझते हैं कि माना हम कहते हैं हमें अपने विद्यालय की स्थिति और अपने घर से बतानी है कि हमारे घर और विद्यालय के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कितनी है। सपोज माना 2 किलोमीटर है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि जो दूरी है वो कितनी है, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर क्या है? यहां पर केवल परिमाण है। अब देखिए 2 किलोमीटर दूर है विद्यालय स्कूल से, तो इससे विद्यालय की जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो जो दूरी 2 किलोमीटर हमने बताई, ये क्या है? ये एक अदिश राशि है। अगर हम ये कहें कि हमारा विद्यालय हमारे घर से 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में है, तो हमने क्या बता दिया कि 2 किलोमीटर और पूर्व दिशा में। तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे परिमाण भी बता रहे हैं और साथ ही साथ दिशा भी बता रहे हैं। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम विस्थापन की बात कर रहे हैं कि घर और विद्यालय के बीच का विस्थापन कितना है? 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। अब इसके बाद आएगा अगर हमें सदिश राशियों का माना निरूपण करना है तथा संकेतन करना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे? देखिए सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए अभी हमने पढ़ा कि परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अब अगर इनको निरूपित करना है तो किस प्रकार से इनको निरूपित करेंगे? तो सदिश राशियों का निरूपण किया जाता है एक एरो के माध्यम से, एक तीर या फिर बाण के द्वारा। इसे एरो भी कह सकते हैं। एरो के द्वारा सदिश राशियों का निरूपण किया जाता है। अब कैसे करेंगे? माना हमने ये एरो बनाया, तो ये एरो क्या दिखाएगा? किसी सदिश राशि को व्यक्त करेगा। अब कैसे? अब इसमें दो चीजें हैं। यहां पर एक तो हो गया एरो की लंबाई, यानी इस बाण की लंबाई यहां से लेकर यहां तक, जितनी भी इस बाण की लंबाई होगी, इस लंबाई, ये लंबाई किस चीज को प्रदर्शित करेगी? तो ये बताएगी उस सदिश राशि के परिमाण को। और जो ये बाणाग्र है, जो एरो हेड है, ये हेड क्या बताएगा? उस सदिश राशि की दिशा को बताएगा। यानी एरो की लंबाई जो होगी वो बताएगी सदिश राशि के परिमाण को,
और जो एरो का हेड होगा वो बताएगा सदिश राशियों की या सदिश राशि की दिशा को। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना कोई वस्तु है ए, जिसकी चाल है, जिसका वेग है, माना क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, माना इसका वेग है 5, या इसको लिख सकते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड और ईस्ट डायरेक्शन में। माना कोई वस्तु ए है जिसका वेग कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड ईस्ट डायरेक्शन में, और एक दूसरी वस्तु है बी, और इस वस्तु का जो वेग है माना कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में। हमें क्या करना है, क्योंकि वेग सदिश राशि है तो इनको अगर हमें निरूपित करना है इन दोनों वस्तुओं के लिए तो हम कैसे करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक पैमाना मान लेंगे कि माना हमने पैमाना मान लिया, माना 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 मीटर पर सेकंड वेग के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे, तो 1 सेंटीमीटर कितना बताएगा 5 मीटर पर सेकंड को बताएगा। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है किस डायरेक्शन में है ए, जो वस्तु है उसका वेग ईस्ट डायरेक्शन में, तो हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। ये वाली जो डायरेक्शन होगी दाईं तरफ को ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ऊपर की ओर, और नीचे की ओर हो जाएगा साउथ। अब हम क्या करेंगे, ए का वेग अगर हमें दिखाना है तो हम क्या करेंगे 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट डायरेक्शन में, तो हम 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर एक रेखा खींचेंगे और ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वेग किस दिशा में है ए का ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहां पर ईस्ट डायरेक्शन में हम क्या खींच देंगे, एरो हेड खींच देंगे। तो ये क्या बताएगा, जो वस्तु ए है इस वस्तु ए के वेग को बताएगा। इसी प्रकार अगर हमें क्या करना है, जो बी वस्तु का वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसको अगर हमें, इसके लिए अगर हमें सदिश राशि निरूपित करनी है तो किस प्रकार से करेंगे, तो हम क्या करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन की ओर क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे एक रेखा खींचेंगे, और जो एरो हेड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये वाला जो तीर है, एरो है, ये क्या बताएगा, ये बताएगा वस्तु बी के वेग को, ये वस्तु बी के वेग को बताएगा। तो सदिश राशियों का निरूपण कैसे करना है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सदिश राशियों का निरूपण करना है बाण या फिर तीर के द्वारा। जो तीर खींचेंगे हम, उसकी जो लंबाई होगी वो क्या बताएगी, उस सदिश राशि के परिमाण को बताएगी, और जो इस तीर का हेड होगा, जो बाणाग्र होगा, वो क्या बताएगा, इस सदिश राशि की दिशा को बताएगा। अब हम क्या करना है, माना किसी संकेत के द्वारा हमें किसी सदिश राशि को निरूपित करना है, तो हम किस प्रकार से करते हैं। माना अब वेग को ही ले लेते हैं, माना वेग एक सदिश राशि है, तो हम क्या करेंगे वेग को रिप्रेजेंट करते हैं v से, स्मॉल v से, और इसके ऊपर हम क्या कर देंगे एक एरो खींच देंगे। तो ये क्या बताएगा,
ये संकेत होगा सदिश राशि। अगर माना किसी भौतिक राशि के ऊपर एरो है तो हमें समझ लेना है कि वो कैसी राशि है, वो एक सदिश राशि है। जैसे माना ए कोई सदिश राशि है, अब हमें कैसे पता लगेगा, तो हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, एक एरो खींच देंगे। तो ये क्या होगा, ये ए क्या होगा, एक सदिश राशि होगी। तो आपने ये चीजें नोट कर ली होंगी। अब देखिए, अगर माना ये v एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि में क्या क्या होगा, एक तो परिमाण होगा, एक दिशा होगा। तो सदिश राशि के परिमाण को हम कैसे दिखा सकते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे v एक सदिश राशि है तो इसके परिमाण को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो मैंने रेखाएं खींची हैं, दो रेखाएं, इनको हम कहते हैं मॉड, यानी मापांक या मॉडुलस। तो इसका मतलब अगर हमने ऐसा दिखाया है, यानी वेक्टर v को हमने दो रेखाओं के भीतर बंद कर दिया, तो इसको हम पढ़ते हैं वेक्टर v का मापांक। तो ये क्या बताता है, ये इस वेक्टर v के परिमाण को बताता है। या सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं कि ये वेक्टर v है तो इसका परिमाण कितना है, v है। ध्यान रखना है, इस v के ऊपर हमने कोई भी एरो नहीं लगाया है। तो ये क्या बताएगा, इस वेक्टर v के परिमाण को बताएगा। अब इसके बाद ये आपने नोट कर लिया होगा, इसके बाद सदिश राशियों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। इसमें पहली परिभाषा आती है जिसको हम कहते हैं समान सदिश। इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, माना दो सदिश राशियां, माना ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ये दोनों सदिश राशियां हैं। माना इनके परिमाण और दिशा दोनों समान हैं। परिमाण मतलब ये जो एरो है, एरो की जो दोनों एरो बनाए हैं, इन दोनों अगर एरो की लंबाई, जो इनका परिमाण यानी इनकी लंबाई, अगर इनकी लंबाई समान है और दिशा भी क्या है, दोनों वेक्टर्स की एक ही दिशा में है, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, समान सदिश हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन आती है जिसको हम कहते हैं विपरीत सदिश। विपरीत सदिश यानी अपोजिट वेक्टर्स। इसमें क्या होगा कि माना दो वेक्टर खींचे हमने, सपोज इनका नाम चेंज कर देते हैं, ये है वेक्टर c और ये है वेक्टर d। तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो वेक्टर c और d, इन दोनों में जो एरो हैं, एरो की लंबाई दोनों में समान है, लेकिन जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है। वेक्टर c की डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन में और वेक्टर d की जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट डायरेक्शन में। तो हम क्या कहेंगे कि वेक्टर c और d क्या हैं, अपोजिट वेक्टर हैं। अपोजिट वेक्टर यानी दोनों के परिमाण तो समान है लेकिन जो दिशा है दोनों की वो अलग अलग है, तो इनको हम कहेंगे अपोजिट वेक्टर्स। नोट कर लीजिए आप इसे। यहां पर एक चीज और ध्यान में रखिए कि जो समान सदिश हैं, क्योंकि वेक्टर a और b क्या हैं, समान सदिश हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं कि वेक्टर a बराबर होगा वेक्टर b। और जो विपरीत सदिश हैं c और d, इनकी जगह हम लिख सकते हैं
इनको हम कैसे दर्शा सकते हैं कि वेक्टर सी बराबर है वेक्टर डी। देखिए परिमाण में दोनों समान है लेकिन दिशा का अंतर है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं वेक्टर सी बराबर होगा माइनस वेक्टर डी। इसका ये मतलब हुआ, जो माइनस चिन्ह है ये बताएगा कि सी और डी की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। इसके बाद जो अगली डेफिनीशन है वो है इसको हम कहते हैं शून्य सदिश। जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होगा? यदि किसी वेक्टर का जो परिमाण है वो कितना है, वो शून्य है, तो उस वेक्टर को हम कहेंगे वो जीरो वेक्टर है। अगर परिमाण शून्य है तो वेक्टर कैसा होगा? जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर होगा। और दिशा, अगर हमें जीरो वेक्टर की दिशा बतानी है तो देखिए जीरो वेक्टर की दिशा जो होती है वो निश्चित नहीं होती है, वो अनिश्चित होती है। ये हमें ध्यान में रखना है कि शून्य सदिश क्या होगा? ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है। अब जब परिमाण शून्य होगा यानी इस वेक्टर का परिमाण शून्य है तो इसकी दिशा क्या नहीं होगी? निश्चित नहीं होगी। तो इसे हम कहेंगे जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। इसके बाद चौथी डेफिनीशन है जिसे हम कहते हैं एकांक सदिश। देखिए यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर क्या होगा? ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण जो होता है वो एक होता है। परिमाण कितना होगा? एक होगा यूनिट वेक्टर का। इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो कोई भी वेक्टर है माना, उस वेक्टर की अगर हमें दिशा को प्रदर्शित करना है तो दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना होगा? एक होगा। तो किसी भी वेक्टर के साथ अगर यूनिट वेक्टर लगाएंगे हम तो उस मूल वेक्टर का परिमाण चेंज नहीं होगा और यूनिट वेक्टर क्या बताएगा? उसकी दिशा को बताएगा। अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या बताएगा? किसी भी वेक्टर की दिशा को बताएगा। अब इसको कैसे लिखना है, कैसे प्रदर्शित करना है? तो माना हमें यूनिट वेक्टर को दिखाना है तो हम क्या करेंगे? कोई भी लेटर ले लेंगे, या जैसे माना मैंने ए ले लिया और इस ए के ऊपर मैं क्या करूंगा? एक कैप लगाऊंगा। तो ये ए कैप क्या बताएगा? ये होगा यूनिट वेक्टर जो किसी वेक्टर की दिशा को बताएगा। इसके अलावा माना एन, और एन के ऊपर मैंने कैप लगा दिया तो एन कैप भी क्या बताएगा? किसी वेक्टर की दिशा को बताएगा। तो यहां पर यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जो किसी भी वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करता है। और इसका परिमाण कितना होगा? इसका परिमाण होगा एक। जैसे माना कोई वेक्टर ए है। अब हम जानते हैं वेक्टर में क्या होगा? परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो वेक्टर ए है तो माना वेक्टर ए का परिमाण है ए, तो वेक्टर ए बराबर कितना होगा? वेक्टर ए बराबर हम लिख सकते हैं, ये परिमाण हो गया ए और दिशा को हम लिख सकते हैं ए कैप। यानी वेक्टर ए का परिमाण कितना है? ए है और दिशा किससे प्रदर्शित हो रही है? ए कैप से। ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है? इस वेक्टर ए की दिशा को बता रहा है। नोट कर लीजिए।
चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। समतल में गति, तो सबसे पहले हमने देखा गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। उसके बाद गति के अंतर्गत हमने पहला पढ़ा एक विमीय गति या सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उस वस्तु की गति को एक विमीय गति कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा समतल में गति या द्विविमीय गति, यानी जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करती है तो उस वस्तु की गति को हम कहते हैं द्विविमीय गति। और इसके अंतर्गत हमने देखा था ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है यानी वृत्तीय गति, और दूसरा उदाहरण हमने इसका देखा था प्रक्षेप्य गति। इसके बाद हमने देखा जो भौतिक राशियां हैं उनको हमने दो प्रकार में बांटा, पहली अदिश राशियां और दूसरी सदिश राशियां। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए हमने देखे दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, ये सारी क्या हैं? अदिश राशियां। इसके अलावा अन्य अदिश राशियों को भी आप अपनी किताब में देखेंगे, उन्हें ढूंढेंगे अदिश और सदिश राशियों को। सदिश राशियां, सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसके उदाहरण थे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल आदि। इसके बाद हमने देखा कि निरूपण कैसे करना है सदिश राशियों का, तो इनको तीर की सहायता से इनका निरूपण किया जाता है। जो तीर की लंबाई होगी वो क्या बताएगी? सदिश राशियों के परिमाण को बताएगी। और जो तीर का ये शीर्ष भाग होगा, जो अग्रभाग होगा, ये जो अग्रभाग होगा ये बताएगा उस सदिश राशि की दिशा को। इसको हमने फिर दो उदाहरणों से समझा कि वस्तु A का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड ईस्ट डायरेक्शन में और B का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये A के वेग के लिए हमने यहाँ पर निरूपण किया और यहाँ पर वेक्टर वस्तु B के वेग के लिए हमने यहाँ पर ये तीर की सहायता से इसका निरूपण किया। इसके बाद हमने संकेत देखा, किसी वेक्टर को किस संकेत से प्रदर्शित करेंगे हम या उसको कैसे लिखेंगे। तो कोई भी भौतिक राशि है उसके ऊपर अगर तीर लगा हुआ है तो इसका मतलब वो भौतिक राशि एक सदिश राशि है। इसके बाद हमने देखा कुछ परिभाषाएं देखी हमने सदिशों से संबंधित, जिसमें पहला है समान सदिश। समान सदिश क्या होगा कि यदि दो वेक्टर ऐसे हों कि उनके परिमाण और दिशा समान हो तो उन सदिशों को हम कहेंगे समान सदिश। उसके बाद हमने देखा विपरीत सदिश। यदि दो वेक्टर इस प्रकार से हों कि उनके परिमाण समान हों और दिशाएं विपरीत हों तो इन्हें हम कहते हैं विपरीत सदिश। नेक्स्ट हमने देखा शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होते हैं कि यदि शून्य सदिश के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसे सदिश जिसका परिमाण क्या होगा? शून्य होगा, उसे हम शून्य सदिश कहेंगे। और शून्य सदिश की जो दिशा है वो अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है। अब शून्य सदिश की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, अगर माना हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर A और वेक्टर B। अगर दोनों वेक्टर माना बराबर हैं परिमाण में और उनकी दिशा अलग अलग है, तो अगर हम उन दोनों वेक्टर्स को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? वो शून्य के बराबर होगा। तो अगर हमें उसका निरूपण करना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? शून्य सदिश की आवश्यकता पड़ी। और इसको प्रदर्शित करते हैं 0 और उसके ऊपर हम वेक्टर का चिन्ह लगा यानी तीर लगा लेंगे। इसके बाद आता है एकांक सदिश। एकांक सदिश का परिमाण जो होता है वो 1 होता है और इसकी दिशा को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो
इसको हम क्या करते हैं, कैप लगाकर इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे ए के ऊपर कैप लगा हुआ है तो ये क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें हमें एक चीज और नोट कर लेंगे आप लोग कि जो अदिश राशियां होती हैं इनको अगर माना जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना है तो किसकी सहायता से, जो साधारण बीजगणित के नियम होते हैं उन नियमों की सहायता से हम अदिश राशियों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं। लेकिन सदिश राशियों को हम साधारण बीजगणित के नियमों के अनुसार नहीं जोड़ या घटा सकते हैं। तो इनके लिए क्या होता है, इनके लिए कुछ अलग नियम होते हैं। उन नियमों को हमें आगे पढ़ना है कि सदिश राशियों को किस प्रकार से जोड़ा या घटाया जाता है। इसका कारण क्या है कि हम इनको साधारण बीजगणित के नियमों से नहीं जोड़ पाते, क्योंकि इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी गई होती है या दिशा भी होती है। नोट कर लीजिए आप इसे भी। आप इसे नोट कर लीजिए, ये सारी चीजें नोट कर लीजिए आप। अगर किसी बच्चे को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। जो आज हमने टॉपिक्स पढ़े हैं इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। और अगर इससे संबंधित कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, मैसेज के माध्यम से भी आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपने अच्छे से समझा होगा और घर में जाकर भी आप अपनी टेक्स्ट बुक से इसको रिवाइज करेंगे और इसके आगे जो टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में या जब मौका मिलेगा तो हम इसके आगे वाले टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।